नमस्कार। सीएससी की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं निर्देशन एवं परामर्श पर, और आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा समूह निर्देशन। इससे पूर्व हमने व्यक्तिगत निर्देशन पर भी विस्तार से चर्चा की थी और समूह निर्देशन क्या है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज समूह निर्देशन की। समूह निर्देशन को यदि हम परिभाषा के रूप में समझना चाहें तो हर्बर्ट गुली के अनुसार परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने की स्थिति में एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और किसी सामूहिक व्यवस्था पर कोई निर्णय लेते हैं। ये हर्बर्ट गुली ने कहा है कि परिचर्चा का मतलब है कि कुछ व्यक्ति आमने सामने के समूह में बैठे और कुछ चर्चाओं पर, विचारों पर, सूचनाओं का आदान प्रदान करें और किसी समस्या पर सामूहिक निर्णय लें। समूह चर्चा, क्योंकि हर्बर्ट गुली ने समूह चर्चा पर बात करी है तो अब समूह चर्चा को भी हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। समूह परिचर्चा विचारों के आदान प्रदान का मौलिक स्वरूप है। किसी विषय के संबंधित अपने अपने विषयों पर विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। समूह चर्चा एक आधुनिक विधि है जिसमें एक से अधिक विद्यार्थियों के साथ बैठकर अध्ययन करते हैं, अपनी कमजोरियों तथा समस्याओं को अपने साथियों द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में यदि हम समूह चर्चा को एक वैश्विक करण के रूप में या फिर हम कहें कि भौगोलिक रूप में हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। यानी बहुत सारे लोग हैं एक समूह में बैठ करके और आपस में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं और एक उसमें परामर्शदाता होता है, अधिक अनुभवी सलाहकार और प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। और इस प्रकार से आपस में विद्यार्थी समूह में चर्चा करते हुए अपनी कमजोरियों और समस्याओं को अपने साथियों के द्वारा समझते भी हैं और हल करने का प्रयास भी करते हैं। अब बात आती है कि समूह निर्देशन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जब हम पूर्व में व्यक्तिगत निर्देशन की बात कर चुके हैं और हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने विभिन्न समस्याएं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, भौगोलिक है, व्यक्तिगत है, या हम कहें कि उसकी शैक्षिक समस्याएं हैं, उसकी व्यावसायिक समस्याएं हैं, समायोजन की समस्या है, इन पे व्यक्तिगत निर्देशन चला आ रहा है। और व्यक्तिगत निर्देशन औपचारिक होने की अपेक्षा अनौपचारिक अधिक है। तो फिर समूह निर्देशन की आवश्यकता को हमने क्यों महसूस किया। विद्यालय में अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं समान होती है। यदि इस पर पृथक पृथक रूप से विचार किया जाए तो अधिक समय लगता है। अतः समय की बचत हेतु सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण रहता है। मान लीजिए कि समूह निर्देशन हम विद्यालय में कह रहे हैं कि विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, काफ़ी विद्यार्थियों की समस्याएं समान होती हैं। एक ही समस्या को अलग अलग व्यक्ति से सुनना और अलग अलग उसका हल देने में समय का अधिक व्यय होता है। ऐसे में समय की बचत के लिए सामान्य समस्याओं में हम किसे लेंगे। मान लीजिए कोई पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या है, मान लीजिए विषय से संबंधित विषय के चयन से संबंधित समस्या है, मान लीजिए कि हमारी समय सारणी है उसमें कोई समस्या है, या फिर हमारे जो कालांश की अवधि है उसमें समस्या है, हमारी किसी एक विशेष विषय को लेकर के सबकी एक समस्या है। तो ऐसे में सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण रहता है। तो हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त में कि समूह निर्देशन की आवश्यकता समय के वचन को देखते हुए भी की गई। समूह में विद्यार्थियों को भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है जिसके कारण तनाव में कमी आती है। समूह में क्या होता है कि व्यक्ति को भावात्मक, यानी जब हम समूह में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो भावात्मक रूप से हम काफ़ी लोगों से जुड़ जाते हैं और ऐसे में व्यक्तिगत जो तनाव है, कुंठा है, या फिर कहीं कि अवसाद है या कहीं हीन भावना है, उससे विद्यार्थी उससे बाहर निकल आते हैं और वहाँ पर उनको तनाव में कमी आती है। तो तनाव की कमी को महसूस करते हुए भी समूह निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया है। अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त निर्देशन कार्मिक हो यह आवश्यक नहीं। देखिए, इतने असंख्य विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, गैर सरकारी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं।
अनेक विद्यालय हैं जहाँ पर आवश्यक नहीं है कि पर्याप्त निर्देशन कार्मिक हो, यानी परामर्शदाता की वहाँ पर नियुक्ति हो, निर्देशन करने वाले लोगों की वहाँ हो, ये आवश्यक नहीं है। अतः निर्देशन कार्यकर्ता के लिए बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या के कारण व्यक्तिगत रूप से निर्देशन देना संभव नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 3, 4 और 5 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ पर 1 या 2 ही निर्देशन करता है, परामर्शदाता है। ऐसे में वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से एक बालक को, बालिका को निर्देशन देना संभव नहीं होता है। ऐसे में समूह निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया। कुछ क्रियाओं हेतु सामूहिक निर्देशन उपयुक्त रहता है। अब वो क्रियाएं कौन सी है? जैसे व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी की समस्या है कि उसे अपने अध्ययन की समाप्ति के उपरांत कौन से व्यवसाय में प्रवेश करना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के बारे में, या मान लीजिए कि कौन से शिक्षण संस्था में विद्यार्थी को आगे अपने उच्च अध्ययन के लिए या माध्यमिक अध्ययन के लिए उसे प्रवेश लेना चाहिए। विद्यालय नियमों के जानने के बारे में, विद्यालय के जो प्रत्येक विद्यालय के अपने कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, उनके संबंध में जानने के लिए भी समूह निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया। तथा समान अधिगम संबंधी कठिनाइयों को हल करने के लिए, समान अधिगम यानी सीखने की जो सब एक जैसी कठिनाइयां हैं उनको हल करने के लिए भी समूह निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया। विद्यार्थियों के मन में ये भावना दूर हो जाती है। कब? समूह निर्देशन से। विद्यार्थियों के मन में समूह निर्देशन से ये भावना दूर हो जाती है कि अमुक समस्या उसकी ही है ना। समूह में उन्हें आभास होता है कि ऐसी समस्याएं अन्यों की भी है। इससे उसके मन का संकोच समाप्त हो जाता है। देखिए, कहा भी गया है ना कि जब दूसरे का दुख हम सुनते हैं तो अपना दुख छोटा लगने लगता है। तो विद्यार्थियों, जब समूह में चर्चा होती है तो विद्यार्थियों को पता चलता है कि जिस समस्या से वो ग्रसित है या जो परेशानी उन्हें, जो उलझन, जो अनिर्णय की स्थिति उनके मन में चल रही है, ऐसा अनेक विद्यार्थियों के साथ होता है और इससे उनके मन का संकोच समाप्त हो जाता है और वो निर्देशनकर्ता के पास, परामर्शदाता के पास निसंकोच चले जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। और निर्देशन की आवश्यकता या समूह निर्देशन की आवश्यकता को क्यों महसूस किया गया? क्योंकि व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श के लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक विद्यार्थी समूह निर्देशन की प्रक्रिया के दौरान परामर्शक और निर्देशक से परिचित हो जाते हैं। यानी जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, बालिका, कोई भी छात्र, छात्रा या विद्यार्थी व्यक्तिगत निर्देशन लेता है तो वो निर्देशन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और ऐसे में जो परामर्शदाता है, निर्देशक है, उससे वो बालक और बालिका या विद्यार्थी परिचित हो जाते हैं। फिर उनको अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को उनके पास जाने में संकोच नहीं होता। तो इस प्रकार से समूह में विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं एवं उसमें उचित अभिवृत्ति का विकास होता है। इस प्रकार समूह निर्देशन व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। विद्यार्थियों के मन में ये भावना दूर हो जाती है कि अमुक समस्या उनकी ही है। समूह में उन्हें आभास होता है कि ऐसी समस्याएं अन्यों की भी है। इससे उनके मन का संकोच भी समाप्त हो जाता है और जैसा कि अभी हमने कहा कि मनोभावों पर नियंत्रण करने की अभिवृत्ति उनमें सहायक हो जाती है और ये व्यक्तिगत निर्देशन के विकास में भी सहायक होती है। सभी वर्गों के विद्यार्थियों के प्रति समान भाव रखने की वृद्धि का विकास होता है। देखिए, समूह में जब निर्देशन दिया जाता है तो समस्त जो विद्यार्थी होते हैं उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है और सभी के लिए एक जैसी भावना रखना, एक जैसा उनको निर्देशन देना, तो इसमें समान भाव रखने की वृद्धि का विकास होता है। जैसे पिछड़े हुए बालक हैं, अलग अलग आर्थिक स्तर वाले बालक हैं, अलग अलग सामाजिक स्तर वाले बालक हैं, अलग अलग भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले बालक हैं, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले बालक हैं, अलग लिंग के विद्यार्थी हैं। तो सबके प्रति उनका दृष्टिकोण समान भाव से विकसित हो जाता है। किसमें? समूह निर्देशन में। इसलिए भी समूह निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया। निर्देशन कर्मियों की कुशलता में वृद्धि होती है।
यानी निर्देशन देने वाला जो कृमि है उसकी कुशलता में वृद्धि होती है, उसके कौशल में विकास होता है। कैसे? क्योंकि समूह निर्देशन के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों के संपर्क में आ जाने से उसका जो मानसिक एक तरह से कहें कि उसकी मानसिक सोच में, उसके कौशल में, उसके समझने की, निरीक्षण की, विश्लेषण की, संश्लेषण की जो उसकी क्रियाएं हैं उसमें वृद्धि होती है, जिससे वह भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत होता है और अपनी निर्देशन सेवा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे सामने अलग अलग चुनौतियां आती हैं, मान लीजिए कि मैं परामर्शदाता हूं, मैं निर्देशन करता हूं और आप सबका मैं किसी समान समस्या पर और भिन्न भिन्न समस्याओं पर मैं आपको परामर्श दे रही हूं, आपको गाइड कर रही हूं, आपको निर्देशित कर रही हूं। ऐसे में जब मेरे सामने भिन्न भिन्न समस्याएं आएंगी तो स्वाभाविक है कि मेरी जो बुद्धि लब्धि है या मेरा सोच का दायरा है या मेरी समस्या के समाधान की जो कौशल है उसमें निश्चित रूप से सुधार हो जाता है और वो हमें निर्देशन सेवा में प्रोत्साहित भी करती है। तो इस प्रकार से हम जब आज की चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा में मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि आज की हमारा चर्चा है समूह निर्देशन। समूह निर्देशन में हमने हर्बर्ट गुली की परिभाषा को समझा, उसके बाद समूह चर्चा क्या है इस पर विचार किया और तदुपरांत समूह निर्देशन की आवश्यकता क्यों महसूस करी, इस पर हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से, विभिन्न दृष्टिकोणों से पर हमने इस पर प्रकाश डाला और हमने समझा कि समूह निर्देशन की आवश्यकता क्या है। अब हम बात करेंगे समूह निर्देशन तकनीक की। निर्देशन तकनीक के प्रतिपादन के कुछ समय पश्चात ही निर्देशन का सामूहिक रूप में उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार सामूहिक निर्देशन की शुरुआत हुई। इसे निर्देशन मनोवैज्ञानिकों ने समूह निर्देशन तकनीक कहा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन व्यवहार मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तियों को समूह की दृष्टिकोण में देखा जाए तो एक समूह के व्यक्तियों में कम अथवा अधिक आपसी समानताएं पाई जाती है। स्पष्टतः उस समूह के व्यक्तियों और लगभग समान प्रकार के समायोजनात्मक कठिनाइयां होगी तो उसके निराकरण और समाधान में मिलती जुलती निर्देशात्मक शैली, प्रविधि और तकनीक का उपयोग करके उस व्यक्ति की समस्या के समाधान में सहयोग किया जाएगा। यानी जब व्यक्तियों की लगभग समान प्रकार के समायोजन की कठिनाइयां होती हैं तो उनके निराकरण और समाधान के लिए जो निर्देशन की शैली है वो भी लगभग एक जैसी होती है, प्रविधि भी एक जैसी होती है और तकनीकी भी एक जैसी होती है, जिससे व्यक्ति की समस्या का समाधान में सहयोग मिलता है। इस प्रकार से समूह हेतु उपयोग की जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया प्रविधि का समूह निर्देशन तकनीक कहा जाता है। किसको समूह निर्देशन तकनीक कहा जाता है? समूह में उपयोग की जाने वाली निर्देशन की प्रक्रिया प्रविधि है, उसको समूह निर्देशन तकनीक कहा जाता है। जब कोई निर्देशनकर्ता निर्देशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसी समूह के लिए करता है तो उसकी मन स्थिति उस समूह को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकारती है, अर्थात समग्र समाज का एक लघु रूप मानकर उस पर निर्देशन कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो मैंने ये कहा कि मैंने जैसे आपको अभी भी कहा कि निर्देशनकर्ता निर्देशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन जब किसी समूह पर करता है तो उस समूह की मन स्थिति उस समूह के एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकारी जाती है, अर्थात समग्र समाज का एक लघु रूप मानकर उसका निर्देशन कार्यक्रम करते हैं। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, जब हमने मान लीजिए कि हमने अभी भी हम पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं हुए हैं, कोविड-19 से के जो है वो महामारी से जब हम रूबरू हुए हैं, उससे मिले हैं, उसको भुगता है, उसको झेला है, उससे त्रस्त हुए हैं, उसके बाद में जब हमने मान लीजिए एक अनुसंधान किया और अनुसंधान में हमने कहा कि भारत में युवा वर्ग है
कोविड-19 से वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ। मान लीजिए हमने ये एक समस्या ले ली है और उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस समय हम पूरे भारत की जो जितनी जनसंख्या है उस पर रिसर्च उस पे नहीं होती, उसका एक सैंपल लिया जाता है, यानी कुछ लोगों को चुना जाता है और उसको संपूर्ण भारत के प्रतिनिधित्व के बारे रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समूह में समूह का प्रत्येक निर्देशनार्थी स्वयं भी अपना स्वयं मूल्यांकन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यहाँ एक नया शब्द आया है, निर्देशनार्थी, यानी जिसको निर्देशन दिया गया है, जो निर्देशन ग्रहण कर रहा है। समूह का प्रत्येक यानी समूह में जितने भी व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, उनमें से प्रत्येक स्वयं भी अपना स्वयं मूल्यांकन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। निर्देशनकर्ता से भी अपने मूल्यांकन के संबंध में आंशिक स्थिति जान सकता है और स्वयं का मूल्यांकन तो वो कर ही सकता है, साथ ही साथ जो निर्देशन करता है, निर्देशन देने वाला है, हमारा गाइड है या हमारा काउंसलर है, उससे भी अपने मूल्यांकन के संबंध में कुछ स्थिति जान सकता है, अंश यानी एक अंश यानी कुछ मुख्य बिंदु जान सकता है कि उसके का मूल्यांकन कैसे हो रहा है। निर्देशनकर्ता व्यक्ति को एकांकी और सामूहिक भूमिकाओं का अवलोकन कर सकता है। क्या करता है निर्देशनकर्ता? उसके एकांकी यानी अलग से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक भूमिकाओं का अवलोकन कर सकता है। यानी व्यक्ति जो है वो एकांकी अकेला किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार की भूमिका करता है, उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी रुचि किस में है, अभिरुचि किस में है, उसका बुद्धिलब्धि कितनी है, और सामूहिक रूप से भी वो उसका अवलोकन कर सकता है। व्यवहारगत सामाजिक जीवन में कुछ नवीन अर्जित व्यवहार को अपनाते समय व्यक्ति को कुछ घबराहट और संकोच भी होती है। जब हम किसी नई चीज़ को सामाजिक जीवन में जब हम किसी नई चीज़ को अर्जित करते हैं और व्यवहार में अपनाते हैं तो उस समय कुछ घबराहट और संकोच भी होती है। मान लीजिए कि हम किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से पली बड़ी महिला, जिसको पता है कि या जो जानती है या जो ये मान बैठी है या उसका दृष्टिकोण है कि महिला का मित्र महिला ही हो सकती है, कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकता। यदि उसे महानगर में आकर के किसी पुरुष के साथ में कार्य करना पड़ रहा है या अध्ययन करना पड़ रहा है और उसे मित्र के रूप में स्वीकार करना पड़ रहा है, तो उसे प्रारंभ में कुछ घबराहट और संकोच अवश्य होगा। और इसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी जब हम एकांकी और सामूहिक भूमिकाओं के अवलोकन करते हैं तो जो समस्या से ग्रस्त व्यक्ति है उसको थोड़ा समय और संकोच होता है। लेकिन सामूहिक निर्देशनात्मक परिवेश में उसे अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि मान लीजिए कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला है और वहाँ की ग्रामीण पृष्ठभूमि की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है कि महिला का मित्र महिला और पुरुष का मित्र पुरुष होता है। ऐसे में यदि वो महानगर में आकर के अध्ययन कर रही है या व्यवसाय कर रही है या कहीं नौकरी कर रही है, रोजगार में है और उसे पुरुषों के साथ कार्य करना पड़ रहा है, पुरुष मित्र उसके बनते हैं, तो उनको स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी हिचकिचाहट रहेगी, थोड़ा संकोच रहेगा। लेकिन ऐसा यदि समूह में होता है तो वो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित अवसर वो प्राप्त होता है। लेकिन समूह में मान लीजिए कि समूह में 8-10 महिलाएं हैं, 5-7 पुरुष है या 8-10 पुरुष है, 5-7 महिलाएं हैं, तो एक ग्रुप में होने से वो ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्देशन मनोवैज्ञानिक समूह निर्देशन तकनीकी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते हैं। तो ऐसे जब इस तरह की चीजें आती है तो वहां पर निर्देशन से जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि समूह निर्देशन जो है वो व्यक्तिगत निर्देशन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के निर्देशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी विशेषता ये देखी जाती है कि समूह निर्देशनात्मक परिस्थितियों में व्यक्ति को स्वयं मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। यानी ऐसे में व्यक्ति अपना भी मूल्यांकन कर सकता है। कब? जब वह उसका समूह में है या उसका समूह में उसको निर्देशन दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो अभी बात करी है, हम चर्चा कर रहे हैं, वो हम चर्चा कर रहे हैं समूह निर्देशन तकनीकी की, कि समूह में जब निर्देशन देते हैं तो तकनीकी, और इसके बारे में हमने इसकी आधारशिला क्या है इसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चाएं की।
अब हम इस पे विस्तृत यानी किस कौन कौन सी तकनीकी है जिसके द्वारा समूह निर्देशन दिया जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे शैक्षिक कक्षाओं की। कुछ तकनीक है जिन्हें मैं पहले आपके साथ में विचार विमर्श कर लेती हूँ, फिर हम इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। शैक्षिक कक्षाएं हैं। शैक्षिक कक्षाओं के बाद सामूहिक गतिविधियों का संचालन है। सामूहिक गतिविधियों के संचालन के उपरांत सह शिक्षण की स्थिति की व्यवस्था है। उसके बाद निर्देशनकर्ता द्वारा समूह का गठन किया जाना है। तो ये जो है हमारी ये कुछ इस प्रकार की हमारी जो जिसे हम कहते हैं कि तकनीक है, शैक्षिक तकनीक है, वो है। सबसे पहले इन शैक्षिक तकनीक पर बात करने के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं हमारे परामर्श की या हम हमारे व्यक्तिगत निर्देशन से छोड़ करके हम सामूहिक निर्देशन की जब बात करते हैं तो कक्षाएं तकनीक में हम लेते हैं कि समूह कक्षाएं क्या होती है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाओं का निर्देशन सेवा के लिए निर्देशनकर्ता निर्देशन का सामूहिक रूप से प्रशासित करता है। यानी शिक्षण संस्थाओं में नियमित जो रेगुलर कक्षाएं चल रही है वहां निर्देशन सेवा देने के लिए निर्देशनकर्ता निर्देशन को सामूहिक रूप से प्रशासित करता है। यानी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में जहां रेगुलर क्लासेस चलती है वहां गाइड और काउंसलर है, वो नियमित गाइडेंस देने के लिए और काउंसलिंग करने के लिए समूह में यानी ग्रुप में उसको प्रशासित करता है, उसको लागू करता है। अर्थात कक्षा के लिए समूह निर्देशन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कक्षा में व्यक्तियों अथवा विद्यार्थियों के मूलभूत भिन्नताएं कम से कम हो। देखिए, ये जब शैक्षिक कक्षाओं के प्रशिक्षण की हम बात करते हैं तो शैक्षिक कक्षाओं में ये तो है कि जो शैक्षणिक संस्थानों में जो नियमित कक्षाएं चलती है उनमें निर्देशनकर्ता जो है वो नियमित रूप से सामूहिक रूप से निर्देशन को प्रशासित करता है, यानी निर्देशन देता है, परामर्श देता है, काउंसलिंग करता है और कक्षा समूह के निर्देशन तकनीक का उपयोग भी करता है। लेकिन यहाँ इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा कि यहाँ कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी मूलभूत जो भिन्नताएं हैं वो कम होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि अधिक से अधिक समानताएं होनी चाहिए। बौद्धिक स्तर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब कक्षा तकनीकी की बात करेंगे और समूह कक्षा की बात करेंगे तो वहाँ के जो विद्यार्थी है उनके बौद्धिक स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम बौद्धिक स्तर के मापन की भी बात करते हैं तो हम लेते हैं 40 से लेकर के 20 से लेकर के 140 तक। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकांश विद्यार्थी तो मंदबुद्धि के हैं और कुछ विद्यार्थी आपके प्रतिभाशाली है, यानी उनका बौद्धिक अंतर है, उनमें थोड़ा बहुत अंतर तो चलेगा लेकिन मूलभूत अंतर नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्तर में अधिक अंतर समूह निर्देशन को प्रभावित करता है और साथ ही साथ क्या होता है, बौद्धिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर में अधिक अंतर भी समूह निर्देशन को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि एक बालक है जिसके माता पिता श्रमिक है और दूसरे बालक या बालिका है जिसके माता पिता ब्यूरोक्रेसी में है। तो ऐसे में जब इतना अंतर जब पाया जाएगा तो वहां पर फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से निर्देशन सेवा के नियमित कक्षाओं के लिए काफ़ी सरलता पूर्वक उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन यदि एक ही कक्षा में प्रतिभा संपन्न और मंदबुद्धि दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी होंगे तो परिणाम अथवा लक्ष्य समस्याओं के निराकरण या समानता में भिन्नता आ सकती है। तो हमने अभी जो बात करी है, हम बात कर रहे हैं समूह निर्देशन के तकनीकी की, और समूह निर्देशन की तकनीकी में हमने सबसे पहले बात करी है शैक्षिक कक्षाओं की। और शैक्षिक कक्षाओं की चर्चाओं से जो निकल के आया है वो यही आया है कि शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक संस्थानों में जो नियमित कक्षा है उसमें निर्देशनकर्ता समूह में देता रहता है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ के जो विद्यार्थी है उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनमें मूलभूत भिन्नताएं कम से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, साथ ही साथ
साथ उनके बौद्धिक और आर्थिक स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए कि एक ही कक्षा में प्रतिभा संपन्न और मंद बुद्धि दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी होंगे। ऐसे में क्या होगा, परामर्श और निर्देशन का कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित करे हैं, जो उद्देश्य हमने निर्धारित करे हैं, उससे समस्याओं के समाधान और उनके निराकरण में भिन्नता आ जाएगी, यानी वो सटीक नहीं आएंगे। तो आज की इस चर्चा में हम समूह निर्देशन पर चर्चा कर रहे हैं और अभी की हमारी चर्चा है समूह निर्देशन तकनीकी, जिसमें हमने समूह कक्षाओं पर बात करी और आगे हम इसको अगला हमारा जो व्याख्यान होगा उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।